गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल, सबसे अच्छा स्कूल, सबसे फेमस स्कूल है, उसमें जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है बच्चों, उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 6 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो 5वां अध्याय बच्चों वो शुरू हो चुका है, जिसका नाम राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य है। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको कल कुछ राजा संभवतः जन द्वारा चुने जाते थे, उस समय भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, इसके बारे में मैंने आपको अंडरलाइन कराया था। संभवतः करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे और राजा के रूप में धीरे धीरे प्रतिष्ठित होने लगे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस समय अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ थे वो आयोजित होते थे। भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 184 ईसा पूर्व जब पुष्यमित्र शुंग भी जब राजा बना था, तो उसने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था और पुरोहित के रूप में पतंजलि ऋषि, पतंजलि वही जो योग शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं, उनको उन्होंने मुख्य पुरोहित बनवाया था। इसके अतिरिक्त बच्चों, मैंने आपको विष या वैश्य जैसे सामान्य लोगों के बारे में बताया था, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इसके बाद में हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था। जैसा कि बच्चों आपको पता है, उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए थे। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और संपादन की विधियां वो संपन्न की जाती थी। उस समय समाज के कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा है वो वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान भी थे, वो भी यज्ञों का आयोजन कराते थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक भी थे। पुरोहित ने 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पुरोहितों ने लोगों को, जिन्हें वर्ण कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसमें जो पुरुष सूक्त है, उसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है, जिन्हें वर्ण कहा गया। ये वर्ण 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिन्हें वर्ण कहते हैं, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रत्येक वर्ण का अलग अलग कार्य था। पहला वर्ण है वो ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था बच्चों? अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें बदले में, यज्ञों के बदले में ब्राह्मणों को उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इनका मुख्य कार्य युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विश्य या वैश्य का था, जिन्हें हम बनिया, व्यापारी, महाजन, सेठ कहते हैं। इनमें भी कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ कर सकते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञों के संपादन का अधिकार था। जो समाज का अंतिम वर्ण था वो शूद्रों का था। इसका काम अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही समझा जाता था। प्राय औरतों को भी शूद्रों की तरह ही माना जाता था। प्राय औरतों का दर्जा है वो शूद्रों की तरह उत्तर वैदिक काल आने तक माना गया था। महिलाओं और शूद्रों को उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन से दूर रखा जाने लगा। वो वेदों का अध्ययन है वो नहीं करा सकते थे। इसके अतिरिक्त आज का जो हमारा बिंदु है उसको हम पढ़ेंगे पुरोहितों के अनुसार। पेज नंबर बच्चों 48 पर देख लीजिए, ऊपर ही ऊपर। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उत्तर वैदिक काल आते आते पुरोहितों
के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित न होकर जन्म के पर आधारित हो गई। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों ने को अछूत माना गया था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था उस समय उत्तर वैदिक काल और इसके बाद में आने तक जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई। अछूत वर्गों में से कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वह भी लोग थे जो वो शवों को दफनाने और जलाने का काम भी करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, इन्हें शूद्र माना जाता था। ये नगर या शहर में नहीं रह सकते थे, इन्हें गांव या नगर के बाहर रहना पड़ता था और अपने साथ ढोल बजाते हुए चलना पड़ता था ताकि कोई लोग उन्हें छूकर अपवित्र नहीं हो जाए। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा जो वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया गया था उसे स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा थे वो पुरोहितों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोगों का मानना था कि जन्म के आधार पर जो वर्ण निर्धारण वो सही नहीं है। कुछ लोगों को मानना था कि जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया गया वो सही नहीं है। कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होना चाहिए। जन्म जो वर्ण व्यवस्था उसका आधार कर्म होने की जन्म। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के भेदभाव को उचित नहीं समझते थे। कुछ लोगों का मानना था कि व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो सही नहीं है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको मिले। अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को मिले। कई लोगों ने उस समय छुआछूत की आलोचना भी की थी। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की थी। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बच्चों बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। यहाँ पर पुरोहितों का प्रभाव था वो बहुत सीमित मात्रा में था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को सही नहीं मानते थे। कुछ लोग हैं वो स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे और कुछ लोग जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है वो गलत है, इससे समाज में दुराग्रह पैदा होता है, भेदभाव पैदा होता है। इसलिए वर्ण का आधार जन्म न होकर कर्म होना चाहिए। कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के वो पक्षपाती थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को भी सही नहीं मानते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता कम थी, पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? जैसा कि बच्चों आपको पता है, जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा जन के राजा न होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। महायज्ञों को संपादित करने वाले जो राजा थे वो जन या समुदाय विशेष के राजा न होकर जनपद किसे कहते हैं बच्चों? जनपद। जन माने जनता, पद माने पैर रखती है, जहाँ पर जनता अपना पैर रखती है और राज्य बनाती है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह से होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह से होता है। तो जनपद का अभिप्राय क्या होता है? जनता के बसने की जगह से होता है। तो महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा नहीं थे बल्कि जनपदों के राजा हो गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह से होता है। जनपद के बसने की जगह का अभिप्राय जनपद कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिखाए गए हैं जिनमें फिर धीरे धीरे जनपद है वो महाजनपद बन गए, जैसे कि अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पाचाल, सूरसेन, असमुख, कंबुज, मत्स्य, गांधार, अवंती, कंबोज।
तो धीरे धीरे है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते धीरे धीरे जनपदों का रूप है वो महाजनपदों ने ले लिया। मैंने अंडरलाइन कराया, इसको आपको अंडरलाइन करना है। पुरातत्व वेदा इन जनपदों की कई वस्तुओं की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला है ना, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर हो और एटा के पास अंतर जी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे। उस काल के लोग वो झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल है वो उगाते थे। वे चावल, गन्ना, गेहूं, जौ, धान, तिल, सरसों जैसी फसलें वो उगाते थे। खुदाई से पता चलता है कि वैदिक काल में लोग हैं वो झोंपड़ियों में रहते थे। और आपको पता है कि वैदिक काल में जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और मवेशी और अन्य जानवरों को वो पालते भी थे बच्चों। जो वैदिक कालीन जो आर्य थे वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें हैं वो उगाते थे। तो गेहूं, चावल, जौ, धान, सरसों, गन्ना, तिल जैसी फसलों को वो उगाया करते थे। क्या इस सूची में आपको ऐसी फसलों के नाम मिला जिनका उल्लेख नहीं हुआ है? उस काल में लोग हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उत्तर वैदिक काल के आते आते, उस काल के आते आते या उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे लोग हैं वो मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे थे। ऐसे तो उनका प्रारंभ है वो हमें उत्तर सैंध काल में दिख जाता है, लेकिन उसमें धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो धूसर और लाल रंग के होते थे। कुछ पुरातत्व स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी और ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्योतिमितीय आकृति के रूप में थी। आमतौर पर यह सरल रेखा और ज्योतिमितीय आकृति के रूप में की गई थी। तो जैसा आपको बच्चों पता है, लोग उस समय मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें से कुछ बर्तन थे वो धूसर और कुछ लाल मिट्टी के बर्तन थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर के रूप में, इस पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जिनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। इन बर्तनों को सुंदर बनाया गया था, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। काला और लाल रंग है वो इन पर भरा गया था। तो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे उस काल में। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं। इन भी बर्तन मिले हैं जिन्हें धूसर पात्र भी कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से पता है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी बच्चों, और इन बर्तनों पर सरल रेखा और ज्योतिमितीय आकृति रूप में भी थी। उन पर सरल रेखाएं बनाई गई थी। तो जैसा आपको बताया बच्चों, पुरोहितों के अनुसार इस काल में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण हो गया था। जन्म है वो वर्ण व्यवस्था का आधार हो गया। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण है कि माता पिता की संतान ब्राह्मण थी, क्षत्रिय की संतान क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र का पुत्र है वो शूद्र होगा। बाद में कुछ लोगों ने अछूत माना था। अछूत वर्ग के कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक थे। ये लोग गांव से बाहर रहते थे और जब गांव में आते थे तो ये ढोल बजाते हुए आते थे। ये मरे हुए जानवरों को उठाते थे, शवों को उठाते थे, जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोग ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार भी नहीं कर पाए थे। कुछ राजा स्वयं को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानते थे, जबकि कुछ जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त बच्चों, कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों में भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार मानते थे कि सबको है। कई लोगों में छुआछूत की आलोचना की है। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव था वो बहुत सीमित था। और इसके बाद में मैंने आपको महायज्ञों को करने वाला राजा थे वो जन के नहीं बल्कि जनपदों के राजा हो गए। जनपद का अर्थ क्या होता है बच्चों? जनपद का अर्थ होता है जनपद, जहाँ पर जनता अपना पद या पैर रखती है। धीरे धीरे जनपदों से महाजनपदों का उदय होता है। खुदाई से पता चलता है कि कुछ लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे।
वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों की खेती भी करते थे। तो इस प्रकार आज का मैंने जो आपको लिखा है इसको आपको अंडरलाइन करना है, जो अंडरलाइन किया उसको अंडरलाइन करना है, इसको लिखना है बेटा, चाहे जनपद हो चाहे इसके अतिरिक्त वर्ण व्यवस्था के हिसाब से मैंने आपको बताया है वर्ण व्यवस्था, इनको आपको लिखना है, याद करना है, समझना है, अंडरलाइन करना है और इनको याद करके फिर कॉपी में उतारना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।